एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने हमें ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो ये मूव करता रहेगा, ऐसा एरिस्टोटल ने बताया। तो वैसे तो सबको ये सही बात लगी और बहुत साल तक यही चीज हम लोग सब मानते चलते आ रहे हैं कि अगर भाई कोई, जैसे एक मान लो ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मूव करवाना है, इस बॉक्स को अगर एक पर्टिकुलर स्पीड या कुछ भी कैसे भी करके इसको मूव करना है तो हमें कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये मूव किया, राइट। अगर मैं ये फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो हमने नोटिस किया कि ये बॉल मतलब ये बॉक्स जो है वो वापस रुक जाता है। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ इतना सोचा और ये देखा कि भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब तक चल रहा है, जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दिया वो रेस्ट पे आ गया। तो इसलिए एरिस्टोटल ने ये कहा कि भाई जब नेट फोर्स जब कुछ नहीं लग रहा है, जीरो फोर्स लग रहा है, जब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो रेस्ट पे आ जाता है। तो उसने ये बताया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अगर वो मोशन में है तो पक्का कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी वो मोशन में है, वरना मोशन में नहीं रहेगा। ये बताया एरिस्टोटल ने। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को एरिस्टोटल के कोई स्टेटमेंट में डाउट? नहीं डाउट। बट उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने बोला एरिस्टोटल तुम गलत हो। ओके, गैलीलियो ने अपने कुछ खुद के एक्सपेरिमेंट किए। ओके, और गैलीलियो ने क्या बताया वो देखते हैं। सो गैलीलियो जो था उसने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ देखा, मतलब नोटिस किया कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पे एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, राइट। कोई भी सरफेस जो होती है वो हमेशा क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। तो गैलीलियो ने ये सब चीज भी नोटिस की और गैलीलियो ने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, जब कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो जैसे एरिस्टोटल ने कहा था वैसे इसने भी कहा कि वो तो रेस्ट पे रहेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्ट पे रहे। ओके, उसने दूसरा ऑप्शन बताया कि वो रेस्ट पे रह सकता है या फिर वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। किसी को कुछ डाउट? गैलीलियो ने दो चीज बताई, नेट फोर्स 0 तो या तो रेस्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन। बेसिकली गैलीलियो ने जो कहा उसमें ये पता चला कि जब टोटल फोर्स 0 लग रहा है तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। गैलीलियो एरिस्टोटल ने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था कि वो रेस्ट पे ही रहेगा। गैलीलियो ने बताया या तो रेस्ट पे रह सकता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रह सकता है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी एंड रेस्ट ये दोनों फोर्स के लिए सेम ही है। समझ में आ रहा है? ये दोनों स्टेट जो है वो एज मतलब फोर्स के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो दोनों परस्पेक्टिव सेम है। जब फोर्स 0 है रेस्ट पे रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? इसने ये कैसे प्रूव किया या कैसे इसके कंक्लूजन पे आया? तो उसने इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया तो उसने देखा कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, ऑब्वियस इंक्रीज बात हो है रही है। स्पीड बढ़ रही होगी। ओके, उसने दूसरा एक इंक्लाइन प्लेन लिया, बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो उसने देखा कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है स्पीड डिक्रीज हो रही है। ये सारे इंक्लाइन प्लेन उसने जो लिए वो फ्रिक्शनलेस मान के लिए। क्या लिया भाई? सारे इंक्लाइन प्लेन कैसे लिए? सारे इंक्लाइन प्लेन जो थे वो फ्रिक्शनलेस अज्यूम किए है उसने। ओके, उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल कि जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब जब फ्लैट इंक्लाइन प्लेन होगा तब कैसा होगा, ये स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, स्पीड घटेगी भी नहीं, तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया? फ्लैट सरफेस पे कांस्टेंट स्पीड, ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, नीचे आ रहा है तो स्पीड कम होगी। कोई डाउट इतने में? भाई किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ ना? नो सर। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन को नजदीक नजदीक लेके आ गया और कुछ इस तरह का सरफेस बनाया और बॉल को वापस यहाँ से ड्रॉप किया। तो उसने देखा जैसे जैसे नीचे जा रहा है स्पीड बढ़ रही है, फिर यहाँ चालू करेगा स्पीड कम होगी, एक टाइम पे 0 होगी,
तो उसने ये नोटिस किया कि जब तक बॉल वापस उतने हाइट पे पहुंच जाता है, थोड़ा सा ऊपर में बैठ गया ये, जब तक बॉल उतनी ही हाइट पे पहुंच जाता है तब क्या होगा, वापस रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सर आपकी वॉइस बीच में अटक के रही बाद है। अटक रही है। आवाज कट अब रही है। क्लियर है? यस अब सर, क्लियर आ लैग रही हो रही है? है बीच बीच में। अब क्लियर है? यस सर। ओके, सो उसने देखा कि ये बॉल जैसे ही मैं ड्रॉप कर रहा हूँ एक जगह से, तो सामने की तरफ उतनी ही हाइट अटेन करके फिर रुक रहा है। ओके, तो उसने ये देखा कि अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा कम कर दूं, इंक्लिनेशन को कम कर दूं, ऐसा बना दूं, तो भी उसने नोटिस किया कि ये बॉल कब रुक रहा है, उतनी हाइट अटेंड करने के बाद। जब सेम हाइट अटेन कर ले। आपकी आवाज अटक रही है। उसके बाद और कब सर रुक, बीच बीच में सर रुक रही है आवाज। सर लेटेंसी आ रही है आपके आवाज। Recording in progress. हेलो, am I audible? हेलो Yes, sir. चलो, क्लियर आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके, सो उसने देखा कि ये बॉल तब तक नहीं रुकता जब तक सेम हाइट अटेन ना कर ले। तो उसने सोचा कि मैं इसका इंक्लिनेशन अगर एकदम ही फ्लैट कर दूं, इंक्लिनेशन रखू ही नहीं, फ्लैट सरफेस कर दूं, तो ये बॉल तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उतनी सेम हाइट अटेन ना कर ले। तो उसने देखा कि ये बॉल चलता रहेगा। दूसरी चीज, ये फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, फ्लैट सरफेस पे चल रहा है तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो जब उसने ये बॉल को देखा तो उसने चेक किया कि भाई ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो ये प्रूव हो गया कि जब कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। सर जो सबको ये समझ में दूसरा आ गया? वाला हाँ, एक्सपेरिमेंट है वो फ्रिक्शनलेस में है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस सारी पे। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यस, सारी फ्रिक्शनलेस सरफेस की डिस्कशन हो रही है। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, सो गैलीलियो ने जो अपनी थियरी बनाई उसने ये बताया कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा तो उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। गैलीलियो ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना है तो कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. ओके, सो गैलीलियो ने बेसिकली ये बताया कि फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी। तो फोर्स की जरूरत तब पड़ेगी जब कोई ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पे लाना है, या फिर रेस्ट में से मोशन में लाना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तब मोशन की तब फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो गैलीलियो ने अपने इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होता है तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 0 होगा तब क्या होगा, या तो वो रेस्ट या पे तो रहेगा रेस्ट पे रहेगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। चलो, सो आगे लिख लो, नोट्स में लिखना चालू करो। हेडिंग डालो एरिस्टोटल्स फैलेसी। हेडिंग डालना है एरिस्टोटल्स फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है, गलत जो हुआ वो। ओके, एरिस्टोटल ने जो गलत बताया वो पहले लिख रहा है। ओके, सो ये लिखो, इन एरिस्टोटल्स व्यू अ बॉडी इज मूविंग, something external agent is required to keep it moving. So a force is must acting on the object if the object is in motion. If there is no external force acting on the object, then the object must be at rest. फिर गैलीलियो आया। गैलीलियो ने क्या थियरी दी? गैलीलियो studies motion of objects on an inclined plane. Object 1 moving down the inclined plane,
accelerates, while those moving up will retard. The motion on horizontal planes is an intermediate situation. Galileo concluded that an object moving on a frictionless horizontal plane must neither have accelerated nor retarded. It should move with constant velocity. इतना लिख लो जल्दी से, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, लिखना चालू करो जल्दी जल्दी. जल्दी लिखो बेटा सब लोग. सर हाँ बोलो. सर एक गैलीलियो थ्योरी का अलग वो पॉइंट बनाए. क्या बोल रहे हो? गैलीलियो थ्योरी को अलग पॉइंट में लिखे बना के. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लो ना, नीचे यूज किया, और कुछ अलग से कुछ करना नहीं है. ओके सर. हो गया? 2 मिनट सर. सर डायग्राम ड्रॉ कर दे नीचे. कौन सा? वो 3 सर प्लेन है ना जो इंक्लाइंड है. गैलीलियो थ्योरी कैसे करने
हाँ करने करने डन सर। ओके, हो गया भाई सबका? नो सर। सर एक सेकंड। हो गया सर। ओके, चलो बड़े आगे सबका हो गया। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। चलो सो गैलीलियो ने क्या किया ये समझ में आ गया। इसके बाद लिखो ये लिख लो बेटा ऊपर जो लिखा है, another experiment by Galileo leading to the same conclusions involves a double inclined plane, a ball released from rest। ये वाला जो है वो लिख लो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बीच में चालू स्लाइड का थोड़ा करो। देखिए। हाँ मैं बता देता हूँ क्या लिखा है वो। another experiment by Galileo leading to the same conclusion involves its conclusion involves double inclined plane। ओके, उसके बाद वहां पे कुछ नहीं है प्लेन के बाद। a ball released from rest on one of the planes rolls down to the inclined and climbs up to the other. If the planes are smooth, the final height of the ball is nearly the same as the initial height, a little less, okay, but never greater. In the ideal situation, when friction is absent, the final height of the ball is the same as the initial height. If the slope of the second plane is decreased and the experiment repeated, it still reach the same height, but in doing so, it will travel a longer distance. In the limiting case, the slope of the second plane is zero. The ball travels a infinite distance. In other words, its motion never stops. Okay? यहाँ तक लिख लो। सेकंड लाइन में इफ द प्लेन्स के बाद क्या लिखा है आगे? In second line में if the planes are smooth, if the planes are smooth। ओके सर।
सर एंड थर्ड में a little less but never. little less but never greater. हो रहा है सबका? लिख लिया इतना? आगे बढ़े? नहीं सर. नहीं सर. सर लास्ट क्या बाकी है? जल्दी करो. डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना. सर यस. सर वो मतलब ग्रेटर हाइट क्यों नहीं रीच कर सकता? ग्रेटर हाइट रीच क्यों नहीं कर सकता? तो बेसिकली हम हाँ लोग ये चीज पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर. ओके, जितना जब वो हाइट पे है तो वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. जब वो नीचे जा रहा है तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कैन कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी. और जब ऊपर जाएगा तो वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी. अच्छा, इसीलिए वो अगर ग्रेटर मान नहीं लो, रीच कर हाँ, सकता. इसलिए ग्रेटर हाइट नहीं रीच कर सकता. ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा होगा, यस सर. राइट? इसलिए वो सेम हाइट पे ही जाके रुकता है. अगर फ्रिक्शन होता तो क्या करता है? फ्रिक्शन वो और कम एनर्जी हाइट का पर. लॉस करता है, तो वो कम हाइट पे जाएगा. अगर किसी ने, जब वो नीचे था तब किसी ने फोर्स लगाया, तब वो ज्यादा हाइट पे जा सकता है. जब वो बॉल नीचे था तब किसी ने उस पर फोर्स और लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो अब वो ग्रेटर हाइट भी अचीव कर सकता है. ओके. यस सर. ओके, लिख लो जल्दी से यहाँ तक. हो गया सर. ओके, हो गया बेटा सबका? 2 मिनट सर. सर एक में डायग्राम. ओके ओके.
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए मतलब वो ग्रेटर हाइट के लिए नहीं जा सकता ना? यस यस, चलो डन हो गया। सर तो मतलब उसके बीच का और जो 180 डिग्री का थीटा है, अगर हम वो भी चेंज कर दे फिर भी उतनी हाइट भी पहुंचेगा ना? यस बेटा, सेम हाइट तक ही पहुंचेगा। तो अगर उसकी हाइट बढ़ानी होगी तो हमको एक्सटर्नल फोर्स जब हम इंक्लाइन प्लेन से यस, थ्रो करेंगे इसको तो अगर, हाँ अगर इसकी हाइट बढ़ानी है, ज्यादा हाइट पे ले जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है। सर ओके, यस बोलो। सर तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फोर्स जितना ऊपर तक गया वो 45 डिग्री के अंदर पे 50 मीटर्स तक गया ऊपर, तो सर अगर हम उसको 20 मीटर्स करके 80 मीटर्स तक ऊपर लेके जाए तो फिर वो जा सकता है? ऊपर 80 मीटर तक नहीं जाएगा, वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकता है, पर हाइट उतनी ज्यादा नहीं कर सकता। आया समझ में? सर तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तुम क्या कहना चाहते हो, वापस बोलो एक बार। सर कि मतलब जैसे इसमें ज्यादा इंक्लाइन है, तो नेक्स्ट वाले में हम डिक्लाइन करके उसको थोड़ा और थोड़ा लंबा करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। जैसे कि मान लो ये दो इंक्लाइन प्लेन है। ओके, लेट्स से मैं इसको यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइन दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ से फेंक रहा हूँ। ओके, मैं मान लो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ रहा हूँ। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, एक मिनट, दिख रहा है सर। एक मिनट, एक मिनट, चलो। ओके, देखो, सो मैंने मान लो इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, तो अब वो सेम हाइट तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सा भी इंक्लाइन एंगल हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम हाइट तक रीच करेगा। आया समझ में? यस सर। डिस्टेंस कितना है वो मैटर नहीं करता है, भले ही उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो सेम हाइट तक जाके ही रुकेगा। ओके, तो इंक्लिनेशन एंगल से मैं डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हाइट तो पता ही है। अगर मान लो ये ट्राइंगल का ये इंक्लिनेशन पता है, तो हाइट पता है, तो ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इसकी हाइट उतनी ही रहने वाली है, हाइट तो पता ही है हमें दोनों सभी केस में, तो इंक्लिनेशन एंगल पता होगा तो ये डिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, चलो नीचे वाला जो पॉइंट एक ऐड हुआ वो लिख लो। सर तो हमने इस गैलीलियो, केस में इंक्लिनेशन कम किया था, इंक्लिनेशन बढ़ा दे तो भी वो वही हाइट पे जाएगा? नहीं बेटा, अगर इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ा दे तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, क्यों? बिकॉज जब तुम इंक्लिनेशन, तुम तो फिर ऐसा बोल दो कि सर मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा रखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा रखते हैं। मान लो मेरा ऐसा है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ से फिर नीचे गिरा और फिर यहाँ तक पहुंचा और फिर ऊपर चढ़ने लगा यहाँ तक। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब भी मैं इंक्लिनेशन इतना ज्यादा कर दूंगा तो एक बेटा इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। मतलब कि ये जो सरफेस है, जो वॉल है, एक तरह से ये वॉल हो गई, तो अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। आया समझ में? तो ये तुम इंक्लिनेशन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग दूसरी चीज क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो जो सरफेस है वो उस पे कोई रिएक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं, पे उसका मोशन है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रही। समझ में आया? यस सर। ओके, तो रिएक्शन फोर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर कर लिया, हमने रिएक्शन को इग्नोर कर लिया कि भाई सरफेस कोई भी फोर्स एक्सटर्नल उस पर नहीं लगा रही है जो उसके मोशन को रेजिस्ट करे। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ओके, चलो तो आगे लिखो। So ये लिख लो, Galileo's observation leads to that the state of rest and state of uniform linear motion, motion with constant velocity, are equivalent. In both the cases, net force acting on object is zero. Okay, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। यस सर। बेटा वीडियो आधे लोगों ने ऑफ कर दिया, वापस वीडियो ऑन कर लो जल्दी से।
बेटा लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, Galileo's observation leads to that the state of rest and state of linear motion with constant velocity are equivalent. कोई डाउट नहीं ना? हटा दो, हटा दो ना? यस सर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. राइट, सो ये जो गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए? इसके बाद न्यूटन. नेक्स्ट कौन आया? न्यूटन आ गए. ओके, न्यूटन ने गैलीलियो ने जहां तक खत्म किया था वहां से स्टार्ट किया, और गैलीलियो ने ये बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन करता ही रहेगा. हाँ या ना? बिकॉज जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या करेगा वो? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, या फिर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा. गैलीलियो ने इसको बोला प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. क्या बोला गैलीलियो ने इसको? गैलीलियो ने क्या बोला? इसको बोला प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. कोई डाउट यहाँ तक? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया में कोई No, sir. डाउट? ओके, गैलीलियो ने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, चेंज नहीं होना चाहता. अगर तुम्हें चेंज करना है, मोशन से रेस्ट पे लाना है, या फिर रेस्ट से मोशन करवाना है, या फिर मोशन को ही चेंज करना है, तो जब भी चेंज आना चाहता है तो ऑब्जेक्ट उस चेंज को रेजिस्ट करता है. ओके, ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को गैलीलियो ने क्या नाम दिया? इनर्शिया. समझ में आया? इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में रेजिस्ट करती है. जैसे कि मान लो तुम आराम से कार में बैठे हो और कार अचानक से फास्ट आगे की डायरेक्शन में जाना चालू कर देगी, तो तुम्हारी बॉडी आगे जाएगी, बट तुम्हें धक्का कहाँ लगेगा? तुम्हें ऐसा लगेगा, जर्क जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा. पीछे की तरफ. यस सर. यस सर. सिमिलरली अगर कार एक चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगा रही है आगे तो जाएंगे. तुम्हें रोकना चाहती है, फिर भी तुम आगे जाते हो. तो वो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बिकॉज हमारी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है. जब कोई रेस्ट पे लाना चाहे तो उसको रेजिस्ट करेगी. इसकी वजह से हमारा बैलेंस जाता है. सिमिलरली even, कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट एक- पे है. सर इवन जब प्लेन एक्सेलरेट कर रहा होता है तब हमको फील होता है हर वक्त ये. जब रन पे हाँ, होता है तो जब plane कॉन्स्टेंटली accelerate होता है, फोर्स हो रही होती है. यस यस यस. ओके, सिमिलरली मान लो अगर तुम कभी डायरेक्शन चेंज करते हो, जैसे कि मान लो एक कार जा रही है और अचानक से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो तुम्हें राइट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तुम उस तरफ चले जाते हो. राइट, तो ये होता है बिकॉज ऑफ योर बॉडीज इनर्शिया. हमारा हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू करना चाहता है. अगर कोई उसको चेंज करना चाहेगा तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है, और उस चेंज की रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया है गैलीलियो ने? इनर्शिया. कोई डाउट? सर ओके, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे. हाँ बोलो. सर बट अगर हम जैसे देखिए शिप्स वगैरह में, तो सर जब छोटी छोटी बोट वगैरह होती हैं, जब वो टर्न करती हैं तो सर वो उसी साइड को झुकती हैं जिस साइड को वो टर्न कर रही होती है. वेराज कौन अगर टर्न? हम किसकी बात कर रहे हो? वापस बोलो. सर स्पीड बोट्स की. एंड सर हाँ, अगर इसमें अगर क्या? शिप्स टर्न लेती हैं तो फिर सर वो अगर लेफ्ट साइड को टर्न हो रही है तो वो राइट साइड को झुकती हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है. जब छोटी बोट होती है तो उसका मास बहुत कम है. ओके, जैसे एक ट्रक जा रहा है और एक छोटी सी साइकिल जा रही है, दोनों जब अचानक से राइट टर्न लेंगे तो ट्रक का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ता है, जबकि साइकिल का बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ट्रक का मास ज्यादा होने से उसका इनर्शिया ज्यादा है. मतलब उसको मैं सडनली उसके मोशन में चेंज नहीं ला सकता. मुझे जो भी चेंज लाना होगा वो कैसे लाना पड़ेगा? स्लोली लाना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? सर तो मतलब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी इफेक्ट है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे अभी आगे. ओके, चलो कोई डाउट यहाँ तक? सर तो इसमें फ्रिक्शन मतलब इनर्शिया फ्रिक्शन में कोई डिफरेंस क्या है? क्या बोल रहे हो? इनर्शिया फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होगा सर? इनर्शिया एंड फ्रिक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा. इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो हर जगह, मतलब वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. अगर मान लो तुम स्पेस में भी खड़े हो और स्पेस में अचानक से मोशन करने लगोगे तो भी तुम्हें इनर्शिया लगेगा. आ रहा है समझ में? जबकि फ्रिक्शन तो टोटली यानी डिफरेंट कि सर फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से? फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो सरफेस के कांटेक्ट के थ्रू लगता है. ओके,
जबकि इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, मतलब उसी ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी है। अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी अचानक से एक्सेलरेट करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्ट इज नोन एज इनर्शिया, और वो डिपेंड करेगा मास पे। बेटा वीडियो ऑन रखो, बहुत लोगों ने वापस बंद कर दिए। कृष कपाड़िया, मोनिश, अर्पित, अनुष्का, यस सर। वीडियो ऑन रखो। सौरव, अनुश्री, तीशा, आयुष, वीडियो ऑन होने चाहिए सर सबके। रूट का मतलब यही हो रखा है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। रूट जीरो हो रखा है सर। ओके चलो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, गैलीलियो का जो इनर्शिया का लॉ था उसी से न्यूटन ने स्टार्ट किया आगे, और न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी in its state of rest or state of uniform motion on a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में रहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ओके, किसी ने फोर्स लगाया तभी वो अपना मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर पाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके तो No, लिख लो sir. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिख लो पहले। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, पूरा लिख लो। यस बेटा लिख लिया। No, sir. डन लिख लिया। सर ये खाली Sir, स्ट्रेट लाइन uniform के लिए क्यों है? वैलिड है? राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो लिखा है यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है बेटा। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, सर्कुलर थोड़ी ट्रैवल Yes, करेगा, sir. कर्व पाथ पे थोड़ी ट्रैवल करेगा। ओके, तो जब तक न्यूटन ने ये क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने का मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। ओके, तो अगर कोई सर, कर्व लाइन Yes, में sir. सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तभी भी फोर्स लगना जरूरी है। समझ में आया? Yes, किसी ने sir. कुछ बोला? कोई सर बोल रहा वो है कुछ? कांस्टेंट सर वो कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड बोला है लॉ में? कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, नॉट स्पीड। ओके सर। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, या फिर कभी कभी बुक्स में ऐसा लिखा होगा कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर कांस्टेंट स्पीड इन अ सेम डायरेक्शन, ऐसा लिखा हो सकता है। आया समझ में? तो वो सेम ही मतलब हुआ। लिख लो जल्दी से। सर नीचे डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं, नीचे का डायग्राम अभी ड्रॉ मत करो, वो जस्ट एग्जांपल है। ओके, तो जो लिखना है को बोलो उतनी चीजें लिखनी है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलो। हाँ बोलो। सर तो ये थोड़ा एरिस्टोटल लॉ जैसा ही हो गया ना? क्यों एरिस्टोटल जो क्यों? सर मोशन, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। हाँ, तो एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं कहा। एरिस्टोटल ने क्या कहा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट पे रहेगा। आया समझ में? एरिस्टोटल ने तो बोला कि मोशन करना है तो फोर्स जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये गैलीलियोज लॉ जैसे हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो एक्चुअली गैलीलियो का फर्स्ट, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके ओके, चलो। अब जैसे कि मान लो
सबने ये कहा कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तब तक लगने वाला फोर्स 0 होना चाहिए। तो मान लो तुम में से कोई एक कार चला रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से, और उसने सोचा कि हाईवे है और मेरी कार की स्पीड 60 रहने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंजन बंद कर देता हूँ, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। तो सही है गलत है ये? गलत है इंजन सर। बंद कर दोगे चलेगा ना? क्यों गलत है ये? सर न्यूटन ने तो फ्रिक्शन कहा फोर्स तो है ना पर। फ्रिक्शन फोर्स है, राइट? सो जब तुम इंजन बंद कर दोगे तब क्या होगा? अब तुम्हारी कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसका रीजन है बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो एक बात बताओ, जब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं तब मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेट्स से 200 न्यूटन। तो अब तुम्हारा इंजन जो कार पे फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? जब तुम्हारी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रही है तो इंजन ने क्या फोर्स लगाया तुम्हारी कार पे, ये बताओ। तो 200 न्यूटन अगर फ्रिक्शन 200 है, यस, तो क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलानी है तो आगे भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, 200 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। तो अब टोटल फोर्स 0 हुआ, टोटल फोर्स 0 हुआ और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा। अगर तुम इंजन बंद कर देते हो तो ये वाला फोर्स गायब हो जाता है, ओके? और जिसकी वजह से सिर्फ रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ लगने वाला है, तो वो धीरे धीरे कार को तुम्हारी स्टॉप कर देगा। आ गया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके। ये सेम कंडीशन बेटा तब होती है जब तुम पैराशूट लेकर कूदते हो। जब पैराशूट लेके प्लेन से कूदोगे तो क्या होता है? क्या तुम्हारी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होता है? डिक्रीज होती है सर। तो जैसे पैराशूट से कूदोगे तो सबसे पहले क्या होगा ये बताओ। मान लो पैराशूट नहीं है, प्लेन से तुम कूद गए, क्या होगा इनिशियली? सर हमारी स्पीड हमारी 9.8 speed मीटर से हमारी स्पीड increase बढ़ना होगी। चालू हो जाएगी, राइट? स्पीड की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मैं सिर्फ स्पीड का डिस्कशन कर रहा हूँ। सर स्पीड जैसे बढ़ेगी जैसे तब तक हम जैसे जब तक हम लोगों ने बढ़ती रहेगी जब पैराशूट तक नहीं हम खोला, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं टच करते। यस, सो ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे अभी, ओके? सो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब तक ये पैराशूट नहीं ओपन होगा तब तक मेरी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही मैंने पैराशूट ओपन कर लिया तो एयर रेजिस्टेंस मेरे पे ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से मेरा जो एक्सेलरेशन है या फिर जो स्पीड में जो इंक्रीज हो रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मान लो मेरा मास 40 kg है, ओके, और मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर रहा हूँ, बताओ मुझ पे एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा? इस कंडीशन पे एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा बताओ? 400 न्यूटन। हेलो, यस सर 400 न्यूटन लगेगा। सर आपकी आवाज म्यूट नहीं आ हो। रही। अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, कितना फोर्स लगेगा अभी? 400 न्यूटन सर। 400 न्यूटन। क्यों 400 न्यूटन? F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू एम। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब एक काम करते हैं, मान लो मैं जा रहा हूँ और अब मैंने कूदा, वापस मैं कूदा, मेरा मास 40 kg है। जैसे ही मैं कूदा थोड़ी देर के बाद मैंने पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन हुआ और मैं अब 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा हूँ। अब बताओ एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस कितना फोर्स लगाएगा मुझ पे? 1200 न्यूटन। कौन बोल रहा है ये? कितना बोला? 400 न्यूटन। ओके, किसने कुछ और बोला? सर 30 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है कि स्पीड है? स्पीड है ना वो स्पीड है तो बेटा, सर। देखो ना, मीटर पर सेकंड तो स्पीड होगी ना। यस जीरो सर। आंसर आएगा सर। सर जीरो आना चाहिए ना, अगर स्पीड कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन तो जीरो आना चाहिए। मैंने क्या पूछा? सर 400 ही क्वेश्चन क्या है रहेगी। मेरा? क्वेश्चन मेरा क्या है पहले ये बताओ।
व्हाट इज माय क्वेश्चन? कि अभी कितना एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है? एयर रेजिस्टेंस एयर कितना है? रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एयर सर रेजिस्टेंस 400 कितना ही होगा रहेगा। बताओ? किसी को कुछ और कहना है? तो हाँ सर, ऐसा एयर 400 रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, कितना? उतना ही मतलब कितना? मतलब 400 400 नहीं। जब तक मास नहीं चेंज होता है, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होती, तब तक तो सेम रहेगा। यस सर, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखो 400 देखो होगा देखो, ना। चलो सर बढ़ेगा ना एयर सुनो। रेजिस्टेंस, क्योंकि हम नीचे एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो ऊपर से फोर्स भी ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा? लगेगा। अरे 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 सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूँ, आराम से सुनो। ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, इसका मास 40 केजी है, तो एयर रेजिस्टेंस कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपल तरीका बेटा होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, FBD बनाना। क्या बनाना? FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है बेटा FBD मतलब? फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, ये हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, यस सर अब आ। फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या होता है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो बताओ। फोर्स बताओ कौन कौन से लग रहे हैं, इस आदमी पे कौन से फोर्स लग रहे सर एक हैं? तो ग्रेविटी का लग रहा है जो उसे नीचे खींच रहा ग्रेविटी है। का नीचे की तरफ लग रहा है, उसको मैं W बोल देता हूँ, और उसकी वैल्यू होगी m/g के इक्वल। ओके, और कौन सा फोर्स लग रहा है? सर एक एक वो जब एयर नीचे आ रहा है रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस का लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर लगा रहा होगा, मान लो उस फोर्स को मैं F बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो अब इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन नॉट स्पीड, एक्सेलरेशन कितना है? 0 इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा ना सर, 0 वेलोसिटी आएगा ना कांस्टेंट है। सर उसका, हाँ वही। क्यों मैं 0 बोल रहा हूँ? 0 इसलिए आया बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0। अब मैं न्यूटन्स फोर्स लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि जो F माइनस mg, ये जो टोटल फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन कहाँ से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ से आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पर ये तुमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। F इक्वल्स टू ma, तो टोटल फोर्स लग रहा है F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो अब मैं लिख सकता हूँ F माइनस mg, मास है 40 और एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? mg के इक्वल। समझ में आया? m कितना है 40, g को हम लोग 10 मान लेते हैं, 400 न्यूटन। समझ में आ गया? F माइनस ओके, mg अगर इज तुम्हें इक्वल ये टू ma आया इक्वेशन जो थी हमारी। हाँ सर वो कैसे, एक कैसा बार पता समझाएंगे चला? आप? अच्छा, मान लो ये तुम्हें पता ही नहीं है, फॉर्मूला जो है ये मान लो नहीं पता, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, छोड़ दो। ओके, ये हमें नहीं पता, हम लोग तो अभी जो पढ़े उस पर ध्यान देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तब तक उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? 0। 0। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से पता चला। तो ये जो आदमी गिर गया वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, रेस्ट पे है, या एक्सेलरेशन कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0 न्यूटन। 0 न्यूटन। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। तो इस पे एक तो ग्रेविटेशन नीचे फोर्स लगा रहा है, और एयर रेजिस्टेंस ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट? यस सर। और मुझे पता है कि इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, तो टोटल फोर्स F माइनस W इज इक्वल टू 0 होगा। तो फोर्स की वैल्यू W के इक्वल होगी, W मतलब वेट, मतलब कि mg। आ गया समझ में? यस सर। ओके, और m की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू 10 है, तो आ जाएगा 400 न्यूटन। तो इस पे अभी कितना फोर्स लग रहा होगा? 400 न्यूटन का। 400 न्यूटन। अच्छा, दूसरी चीज, क्या मैं स्पीड को 30 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया होता और तुमको ऐसा दिया होता कि इसकी स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, तो क्या एयर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता? नो सेम सर। ही सेम सेम ही आता, होता है राइट? सब सर। कुछ सेम रहता, राइट? Yes. अभी भी यस एयर सर, सेम ही रेजिस्टेंस होता। 400 ही रहता, कोई डाउट? नो सर सर। तो जब तक मास नहीं चेंज करेंगे तब तक एयर रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, या और तो वेलोसिटी acceleration। कांस्टेंट रहेगी तब तक। जब तक देखो बेटा, पहली बात,
हर एक मास को, जैसे मान लो एक आदमी कूद रहा है, मान लो कोई दूसरा आदमी कूदा, तो सबके लिए टर्मिनल वेलोसिटी अलग होगी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि उसके ऐसी बाद वेलोसिटी जिस एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, उसके बाद वो एक्सेलरेशन नहीं करेगा। ओके, थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, लेट्स से मैं ऊपर कूद गया, नीचे से मतलब मैं प्लेन से ऊपर कूद से सॉरी प्लेन से नीचे कूद गया। जब मैं कूदूंगा तब मेरे को सिर्फ एयर रेजिस्टेंस का फोर्स अभी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ग्रेविटेशन का लगेगा। मैंने पैराशूट ओपन ही नहीं किया, थोड़ा बहुत एयर रेजिस्टेंस लगेगा, उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, कोई डाउट? यस सर। तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, यस सर। अब जैसे ही मैं कूद गया, उसके बाद जैसे ही मैंने पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करने से सबसे पहले तो एक अपवर्ड फोर्स लगना चालू होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब ये अपवर्ड फोर्स जो होगा एयर रेजिस्टेंस का, इनिशियली तो बहुत कम होगा। मान लो वेट मेरा है 60, तो मेरे पे ग्राउंड अर्थ जो फोर्स लगा रही है 600 लगा रही है, पर जो मेरा फोर्स लगेगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वो तो मान लो 600 नहीं होगा, मान लो इनिशियली 100 न्यूटन ही है, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब क्या होगा, टोटल फोर्स मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन करता ही रहूंगा, पर एक्सेलरेशन अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो 10 था, जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो अब 10 नहीं रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा। अब देखो, कुछ ना कुछ होगा, मान लो 8 है, मान लो कोई एक पॉइंट पे कम होके 8 हो गया। 8 अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हाँ या ना? यस नीचे सर। गिरने की मेरी जो स्पीड है वो तो इंक्रीज होती रहेगी। अब बेटा ये जो फ्रिक्शन फोर्स सॉरी एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे जैसे मैं नीचे गिर रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मान लो इनिशियली 100 न्यूटन का एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जैसे जैसे मैं नीचे गिरूंगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस 100 से मान लो 200 हुआ, अभी भी स्पीड तो इंक्रीज हो रही होगी, तो 200 से क्या होगा, और बढ़ेगा, सर बट मान लो एक चीज 600 ये हो गया। समझ आई हाँ, क्या नहीं आया, बोलो। सर, एयर रेजिस्टेंस तो तब चेंज होगी ना जब एक्सेलरेशन या मास इंक्रीज या डिक्रीज हो। नहीं तो ऐसा किसने बोला? सर फिर कब अरे चेंज भाई, होगी एयर रेजिस्टेंस? F इज इक्वल्स टू एम ए का मतलब ये नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पे जो F लेते हैं वो नेट फोर्स लेते हैं। F क्या होता है, नेट टोटल फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? यस सर। ओके, एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो बहुत सारी चीज। सबसे पहले तो शेप, ये शायद हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट में भी डिस्कस किया था। सर एरोडायनामिक्स वगैरह। यस, शेप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद यस सर। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। यस ओके, सर। तो इसीलिए जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आया समझ में? यस सर। सो जो इनिशियली एयर रेजिस्टेंस अगर 100 लग रहा था, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लो एक कंडीशन ऐसी हुई जब एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ के कितना हो गया, 600 न्यूटन। 600 हो गया। तो अब इस आदमी की बात करेंगे तो क्या हुआ इसके साथ, अर्थ उसको खींच रहा है नीचे की तरफ 600 से, एयर रेजिस्टेंस भी उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है 600 से। तो अब इस पे टोटल फोर्स 0 लग रहा है, यस सर। स्पीड 0 लग रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फिर एयर रेजिस्टेंस और इंक्रीज नहीं होगा, टर्मिनल वो तो उतना ही वेलोसिटी। रहेगा। उतना ही रहेगा। तो अब ये आदमी क्या करेगा, उतनी ही स्पीड से नीचे गिरता रहेगा, जितनी उसकी स्पीड है उतनी ही स्पीड से सर अब नीचे गिरता रहेगा। समझ में आया? सर हर हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी ना? हर ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ओके, बट हाँ, अगर तुम तो ऐसा बोलोगे सर ऐसा तो होगा नहीं, वरना तो पैराशूट से जो कूद रहा है वो बहुत जोर से नीचे गिरेगा, हाँ या ना? यस सर। सर तो मतलब जितना हैवी ऑब्जेक्ट उतनी तेज टर्मिनल वेलोसिटी है ऐसा? जितनी हैवी ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, यस जितना सर। हल्का ऑब्जेक्ट उसका टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होगा। जैसे एक फेदर को छोड़ देते तो क्या होता है,
बेचारा एयर आराम से ड्रैग की आता है, वजह से। यस सर। एयर ड्रैग की वजह से धीरे धीरे गिरता है। धीरे धीरे क्यों गिर रहा है? बिकॉज उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, अब वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। जबकि पत्थर को फेंकेंगे तब क्या होगा? पत्थर का मास ज्यादा होने की वजह से वो टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत टाइम के बाद अटेन करेगा और वो स्पीड से नीचे गिरता है। यस सर। ओके, तो मास एंड शेप दोनों पर डिपेंड करता है टर्मिनल वेलोसिटी। चलो किसी को डाउट अब? सर हाँ बोलो। सर तो ये जैसे अभी जैसे बात करी तो ये तो एयर रेजिस्टेंस तो बिना पैराशूट के भी लगता है, तो जब ऐसे ही कूद जाए तो भी तो। हाँ तो भी लगेगा ना एयर रेजिस्टेंस, बट वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली पैराशूट क्या करता है, पैराशूट एयर रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, और कभी कभी तो ऐसा भी कर सकता है कि एक्सल मतलब एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फोर्स मतलब जो वेट लग रहा है उससे भी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगे, ताकि तुम आराम से नीचे गिरोगे। ओके, पैराशूट की डिजाइन इस तरह से हुई है। बट अगर मैं ऐसे ही कूद जाऊं, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर से कूदा है, तभी भी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो सकती है। आया समझ में? पर वो बहुत हाई टर्मिनल वेलोसिटी होगी। अगर उतनी स्पीड से मैं नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, वो पक्का है। तो सर पैराशूट कम टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अटेंड करवाता है? अरे पैराशूट के अंदर डिजाइन जो होता है ना, वो ज्यादा एयर को क्या करता है, संभाल के रखता है, ज्यादा एयर को अच्छी तरह से पैराशूट में हवा भरती है उसके ट्रैप बाद वो करता है एयर को, बंद करता है। तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है उसमें। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि 600 न्यूटन ही, क्योंकि वो एयर को ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को ट्रैप कर रहा है। आया समझने? पर सर हमारा वेट तो 600 न्यूटन ही रहेगा। हमारा वेट 600 न्यूटन ही रहेगा। तो फिर उसका जो एयर रेजिस्टेंस टर्मिनल वेलोसिटी तो फिर उतनी ही अटेंड हो अरे जाएगी। बेटा, पर वो तो तब जब पैराशूट ना हो। ये केस कब डिस्कस कर रहे हैं? जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, तो जब पैराशूट नहीं है ना, और तो तुम मान लो बहुत ही ऊपर से कूदे, तब तुम पे एयर रेजिस्टेंस उतना लगेगा कि ऊपर की तरफ भी 600 न्यूटन लग जाए। आया तो समझ में? पैराशूट के केस में कैसे फिर पैराशूट क्या करेंगे? करता है? पैराशूट क्या करता है? पैराशूट ज्यादा एयर को ट्रैप करता है। पैराशूट बहुत, जो शेप होता है पैराशूट का, उससे क्या मिलता है उसको एडवांटेज? पैराशूट का जो शेप हो रहा है उससे क्या होगा? वो ज्यादा मैक्सिमम एयर को एयर। ट्रैप करेगा। ज्यादा एयर को ट्रैप करने से क्या होगा? हम पे अब जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा वो हो सकता है और भी ज्यादा लगे। मान लो 1000 न्यूटन का एयर ड्रैग अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आया समझ में? जिससे क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन देखोगे ना तो ऊपर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है पर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तो तुम आओगे तो नीचे ही। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर उड़ने लगोगे, आओगे नीचे ही, पर तुम्हारी स्पीड जो है वो रिड्यूस होती होती नीचे आएगी। आया समझ में? सर अगर हमने पैराशूट को टाइम ही नहीं दिया, जैसे ऊपर से कूदे और हाँ तभी तो पैराशूट फिर, खोल दिया, हाँ तो तो फिर क्या फिर होगा? क्या होगा? तो प्रॉब्लम क्या होगा? टाइम नहीं दिया तो फिर उतना ज्यादा एयर ड्रैग नहीं होगा। समझ में आया? एयर इतना ज्यादा ट्रैप ही नहीं होगा, तो पैराशूट भी जो तुम पे फोर्स लगाएगा वो ज्यादा नहीं लगाएगा। मान लो हो सकता है कि भाई 500 न्यूटन ही लगाया, तो अब तुम पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो तुम्हारी स्पीड तो अभी भी इंक्रीज होती रहेगी, पर कम इंक्रीज होगी। ऐसे ही गिर जाते तो ज्यादा इंक्रीज होता ही, और पैराशूट से गिरोगे तो थोड़ा सा कम इंक्रीज होगा, पर स्पीड इंक्रीज होगी, ये पक्का है। ओके, ओके, मतलब इसके लिए हम तुरंत नहीं खोलते पैराशूट, मतलब थोड़ा नीचे आते हैं फिर उसके हाँ बाद थोड़ी पैराशूट ज्यादा खोलते स्पीड आके फिर खोलते हैं, तो ज्यादा एयर ट्रैप करेगा। ओके, और फास्ट एयर ट्रैप करेगा। चलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट इन सब पे? सर फोर्स अपॉन एरिया में जो कॉन्सेप्ट होता है वही होता है? फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होता है बेटा। हाँ सर, मतलब इसमें तो एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा रहेगा तो एरिया पे वो डिपेंड रहेगा ना। एरिया कितनी, मतलब एरिया पे डिपेंड क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि पैराशूट के केस में जैसे कि मान लो, सिंपल एक चीज दिखाता हूँ। एक मान लो पेपर फेंक रहे हो तुम, मान लो एक पेपर को फेंक रहे हो। ओके, तो पेपर जो होता है उसका शेप कुछ इस तरह से है, तो जितना ज्यादा शेप होगा बड़ा, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है। और उतने ही मास को अगर उसी पेपर को मान लो ऐसा तुम लोग इस तरह से फेंक दो, क्रम्बल करके फेंक दो, तो ज्यादा फास्ट नीचे गिरता है। इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ऐसा मत सोचो कि प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि जब शेप ज्यादा बड़ा होगा तो एयर ज्यादा ट्रैप करेगी, एयर ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, और एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। जब एरिया कम होगा तो एयर ट्रैप नहीं होगी, एयर ट्रैप नहीं होगी तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस जो लगेगा वो भी कम लगेगा। आया समझ में?
यस सर। कोई डाउट अब? नो सर। सर हाँ बोलो। सर तो आपने पैराशूट वाला एक्सपेरिमेंट बताया, तो उसमें सर एल्टीट्यूड कुछ रोल प्ले करता है? एल्टीट्यूड वर्क करेगा ना बेटा। सर जैसे उनका कई बार देखा गया है कि पैराशूट से मतलब जो फ्लाइट से डायरेक्ट ही है ना, पैराशूट फेल होकर जंप कराते हैं जब एल्टीट्यूड कम होता है। हाँ तो एल्टीट्यूड कम है तो फिर क्या होगा, जल्दी खोलना पड़ेगा ना पैराशूट, वरना तुम ऐसे ही मर जाओगे भाई। सर तो कुछ एक हाइट डिसाइडेड होती है कि भाई इतने हाइट पे पैराशूट मुझे मिनिमम खोलना ही पड़ेगा, तब जाके मैं सेफ लैंडिंग करूंगा। अगर तुम गिरने वाले हो और लास्ट में पैराशूट ओपन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और सर जो पैराग्लाइडिंग का कांसेप्ट होता है वो कैसा? पैराग्लाइडिंग अलग है बेटा, वो अलग है। ओके, उसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस के यूज करके हम लोग ग्लाइड कर रहे हैं। ग्लाइड करने का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज करके हम मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहने का ट्राई कर रहे हैं। उसमें एयर रेजिस्टेंस और ज्यादा लगेगा। हाँ जैसे बर्ड्स होते हैं, जैसे तुम लोगों ने ये ईगल को देखा होगा। ईगल अपनी पांखें जो रहती है वो स्टेबल रख के ज्यादा तक ग्लाइड करता रहता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। वीडियो ऑन रखो यार, सब लोग बंद कर दिया सब लोगों ने। सर तो हम और कोई जब डाउट? हाँ सर एक डाउट था कि जैसे सर अगर हम स्काई डाइव कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं, तो फिर सर अगर हम एक अपनी नोज डिप करेंगे फिर हमारी टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी कंपेयर टू हम नॉर्मल तरीके से स्काई फॉल कर रहे क्या हैं। क्या 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 वापस बोलो। सर जैसे अगर हम नोज डिप करके अपनी मतलब नोज डाउन करके हम स्काई डाइव कर रहे हैं, मतलब टू रिड्यूस एयर ड्रैग द मैक्सिमम, हाँ एयर ड्रैग कम हो जाएगा, यस। तो सर उस जैसे पे तुम बेटा पानी के अंदर भी कूदते हो, पानी में अगर तुम डाइव लगाते हो तो तुम्हारा शेप जो होता है वो एक स्ट्रीमलाइन शेप बनता है, जिससे पानी में इजीली तुम एंटर कर पाओ। अगर पानी में डायरेक्ट लंबे होकर कूदोगे तो बहुत लगती है, पता है ना सबको। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जब तुम एयर मतलब ऊपर से कूद रहे हो। अगर तुम स्ट्रीमलाइन बॉडी रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होगी। पर अगर लंबे तो होकर फिर कूदेगे तो उससे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सर फिर हाँ जल्दी टर्मिनल रीच वेलोसिटी करेंगे ना हम डिफरेंट होगी, टर्मिनल जल्दी वेलोसिटी। रीच करेंगे। नहीं नहीं, जल्दी रीच क्यों करेंगे भाई, क्योंकि तुम्हारा स्पीड बढ़ गई, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, शेप कम हो गया, एरिया कम हो गया। तो जरूरी नहीं है कि टर्मिनल वेलोसिटी उसमें जल्दी रीच करे। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी बहुत फास्ट होगी तुम्हारी। ओके, सर ये टर्मिनल पेपर वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये सब जो आपने बताया। कौन सा वाला? हाँ पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट अगर बताया हम ना, मैंने फ्लैट हो जाए पूरा तो मतलब हमको टाइम लगेगा। हाँ सही कहा सही कहा। जैसे मैं ऐसे कूद जाऊं, अगर तुम जैसे ऐसे कूद रहे हो, तुम्हारी मुंडी इधर पे है, तुम ऐसे हो, तुम्हारा पैर ऐसे खुले हुए है, तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। और जब तुम मान लो मुंडी ऐसे रख के कूद रहे हो, तब क्या होगा, लीस्ट एयर रेजिस्टेंस लगेगी। कोई डाउट? नो सर। सर थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी इससे अलग होगा तो? हाँ अलग होगा अलग होगा अलग होगा। चलो ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, जो अपना काम है वो पहले कर लेते हैं। ओके लिख लो ये चीज। इनर्शिया for object to resist any change in the state of rest or state of uniform motion. Inertia means resistance to change. A body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels it to change that state. If the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force. Force is not responsible for motion of any object, but it is responsible for change in the state of motion of any object. Okay, motion के लिए force जरूरी नहीं है, without motion without force भी motion possible है, but motion में change लाना है तो force जरूरी है। आया समझ में? लिख लो जल्दी से इतना। सर विदाउट फोर्स कैसे पॉसिबल बताया? अरे बेटा अभी तो बताया उस अपने गैलीलियो ने, वो बॉल बेचारा चल रहा था, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ना। मोशन के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। हाँ मोशन को इनिशिएट करना है, मोशन को स्टॉप करना है, मोशन में डायरेक्शन चेंज करनी है, मोशन की स्पीड चेंज करनी है, तब फोर्स जरूरी है। पर मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। आया समझ में? यस सर, क्योंकि हमने तो इनिशिएट किया था ना, इंक्लाइंड प्लेन पे भी हमने छोड़ा था। इंक्लाइन प्लेन में भी फिर हमने उसके बाद इनिशिएट किया था, पर हाँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशिएट करने के लिए फोर्स जरूरी है।
पर मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। ओके सर तो ये सारे हाँ, बोलो। एग्जांपल्स मतलब फ्रिक्शनलेस के ही है ना, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। यस यस यस, गैलीलियो ने जो भी इंक्लाइन प्लेन लिया वो फ्रिक्शनलेस अज्यूम करके लिया। ओके चलो पहले लिख लो ये जल्दी से। हेलो लिख लिया ये? यस सर। वीडियो ऑन रखो, किसी को कोई डाउट? Am I audible? Yes sir. Yes sir. सर हाँ भाई आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस सर। ओके लिख लिया इतना? सर हाँ बोलो। सर हमने गैलीलियो के केस में मतलब ऐसे ही किया था ना कि एक इंक्लाइन प्लेन था तो उसके ऊपर से हमने पुश किया था बॉल को, ऐसे ही ना? पुश नहीं किया था, ड्रॉप किया था। तो वो नीचे क्यों आ रहा था? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ड्रॉप किया था मतलब पुश नहीं उसको किया था, तो भी जस्ट ड्रॉप किया, छोड़ दिया था हमने वहां से। हाँ, उसको तो भी मतलब हमने टच तो किया ही था ना ऐसे। पहले पकड़ के रखा था, उसके बाद छोड़ दिया। तो अब अगर हम एक वुडन प्लैंक लेते हैं और उस पे बॉल को रखते हैं, ठीक है, और दोनों हाथ से उसके वुडन प्लैंक के एंड्स को पकड़ के उसको ऐसे मूव कराएंगे, यानी हम ऐसे देखे जाए तो बॉल को टच नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उसका मोशन हो रहा है, तो वो गिनाएगा वैसे? मतलब समझ में नहीं आया, वापस से मैसेज ड्रॉ करके कुछ बताओ। जैसे कोई वुडन प्लैंक है तो हम्म बताओ अभी ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, वुडन प्लैंक मतलब इंक्लाइन प्लेन। ऐसा कुछ है, तुम ऐसा बोल रही हो?
नहीं सर, एक स्ट्रेट वुडन प्लैंक है। तो ओके, फिर उसके ऊपर स्ट्रेट हम वुडन बॉल रख प्लैंक है, देते फिर हैं क्या और करें? अपने दोनों हाथों से अगर वो बॉल को बीच में रखे तो, और जो दोनों एंड्स है प्लैंक के उसको वैसे हाथ से पकड़ लेंगे। ओके, तो और उसको और एक एक हैंड नीचे करेंगे तो एक ऊपर, ऐसे तो वो इंक्लाइन में हो हाँ, तो जाएगा ना इंक्लाइन ऐसे। ही हो गया ना, हाँ ऐसा इंक्लाइन हो गया, हाँ हाँ। हाँ, तो अब ये नीचे तो गिरेगा। वैसे तो उसमें भी हम्म यही फिर अप्लाई होगा, क्योंकि वैसे देखा तो जाए तो इसमें हम क्या हो रहा है, उसको इसमें देखो, टेक्निकली हाथ नहीं लगा रहे ना उसको। तो हाथ नहीं लगा रहे वैसा थोड़ी ना होता है। हम लोग क्या देखते हैं, फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। जब ये बॉल ऐसा हो गया तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा? एक तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, ओके, हाँ और सर। दूसरा एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पढ़ा है कभी जिंदगी में तुमने? पढ़ा है क्या ऐसा फोर्स कोई? यस सर। हाँ तुमने पढ़ा होगा, बाकी लोग ने। अनुष्का पढ़ा है नॉर्मल फोर्स, ऐसा कुछ सुना हुआ है? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा समझ लो कि जब तुम इसको इंक्लाइन कर देते हो ना, तो mg जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगता है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगता है। मतलब बेसिकली mg की वजह से ही नीचे गिर रहा है वो। तुम तो कुछ फोर्स नहीं लगा रही हो, ऐसा समझ में। हम कभी भी फोर्स नहीं लगा रहे। जैसे गैलीलियो ने भी जो बोला, गैलीलियो ने क्या बोला कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन पे इस बॉल को ड्रॉप किया, इस बॉल को मैंने छोड़ दिया, तो मैं थोड़ी उसको धक्का दे रहा हूँ, मैंने तो फोर्स नहीं लगाया उस पर। जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब मैंने तो कांटेक्ट था वो छूट गया, मतलब फोर्स लगाना मैंने तो एकदम बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये अपने आप नीचे गिरा। क्यों अपने आप नीचे गिर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आया समझ में? यस सर। तो जब ये नीचे जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ग्रेविटी उसको अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ रही है। वैसा ही है जैसे इस बॉल को मैं छोड़ दूं इधर से, तो ये फ्री फॉल करके नीचे गिरेगा। तो ये भी किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। तो अभी इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, पर जब ये फ्लैट सरफेस हो जाएगी तब ग्रेविटी भले ही उसको नीचे खींच रही हो, पर जो सरफेस है उस पर अपवर्ड फोर्स लगा देती है और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स नहीं लग रहा, फिर भी ये मूव कर रहा है। आया समझ में? ओके, चलो सबने ये लिख लिया, आगे बढ़े। सबने लिख लिया इतना? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, इनर्शिया समझ में आ गया अच्छी तरह से? इनर्शिया समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आई गेस यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आगे करेंगे। सर एक डाउट Okay? था इससे। हाँ बोलो बोलो। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है सर, एक जनरल डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम फ्री फॉल में साउंड बैरियर ब्रेक करें? फ्री फॉल में साउंड बैरियर ब्रेक करें हम, पॉसिबल है? साउंड बैरियर ब्रेक करे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा? कि मतलब अगर हम मैक 1 के डिपेंड आगे करेगा गए तो कौन हमारी सा। बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, बॉडी की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ तो फेंक दो इसको, स्पेस में से फेंक दो एक बॉल को। मतलब हम अपने आप को स्पेस में से फेंक देंगे तो हो सकता है कि साउंड बैरियर वो करे, ब्रेक करे। ओके सर। ओके, मतलब थियोरेटिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज उतनी स्पीड जब आ जाएगी तब तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम खुद ही हीट की वजह से मर सकते हो। सर करीब ही है एक बार फ्री फॉल स्पेस से एक बंदे ने। हाँ किया हुआ है, देखा हुआ है वीडियोस मैंने उसके, तो ऐसा पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। पर उतनी स्पीड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उतनी स्पीड अगर एक्वायर होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो उस एयर रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। यस सर। ओके, सर मीटियोर वाली बात तो भी नहीं होता, जैसे मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसे में। मीटरोर के साथ हो रहा है वैसे, हाँ उसी तरह हो जाएगा फिर हमारे साथ भी। यस सर। हाँ, कोई डाउट और? नो सर साउंड बैरियर मतलब कि साउंड की स्पीड से? साउंड बैरियर मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड, हाँ। Okay.
तो स्पेस से कूदेंगे तब, मतलब स्पेस से फ्री फॉल करेंगे तब हो सकता है ब्रेक, ऐसा? पॉसिबल हो सकता है, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके हम कैलकुलेट करें तो पॉसिबल है। ओके, पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, वो कितना लगेगा तुम्हें थोड़ी पता है, तो तुम थियोरेटिकली अभी नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। सर हाँ, वो कंडीशंस लेके बोल सकते हैं। स्पेस से ऐसा बोल रहे हैं, आपने भी वो वीडियो देखा है, एक मतलब एक पर्सन ने किया था, वो तो रेड सर बुल वाली सर। तो जिंदा मतलब कैसे उनमें आग वाग नहीं लगी जैसे मेटेओर में लग जाती है? अरे तो डिपेंड करता है ना, जैसे बेटा क्या होता है, स्पेस से कूद रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आग लगे। जैसे मैं अभी एक काम कर सकता हूँ भाई, इनिशियल स्पीड 0 लेके वेलोसिटी में साउंड की स्पीड मान लो 300 मीटर पर सेकंड है, तो इसको मैं 300 मीटर पर सेकंड लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन मेरा ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं ये एक्सेलरेशन ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दूं तो ये आएगा 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये कट गया, ये कट गया, तो s कितना आ गया 15 इंटू 3 45 0 0, इतना ही आएगा। सही है? यस सर, यस। मतलब 4.5 किलोमीटर। अगर तुम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो और सिर्फ 4.5 किलोमीटर की हाइट से कूद जाओ तो तुम साउंड बैरियर को क्रॉस कर सकते हो। पर कब? ये मैं कब बोल रहा हूँ? एयर रेजिस्टेंस के बिना, वैक्यूम में मतलब। समझ में आया? हाँ, वैक्यूम में इतनी स्पीड, इतनी हाइट से गिरोगे तो एयर साउंड बैरियर की स्पीड तक पहुंच पाओगे, राइट? बट जब प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा कूदेंगे तो एयर तो होगी ही होगी, तो एयर रेजिस्टेंस कितने लेवल पे कितना लग रहा है वो तो पता नहीं है हमें, क्योंकि एयर का लेयर जो है वो भी डिफरेंट रहेगा। बहुत ज्यादा हाइट पे एयर लेयर बहुत ही स्लो, बहुत ही कम है। जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में आओगे, एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो हर मोमेंट पे एयर की स्पीड अलग अलग होगी। हाँ, तो अब हो सकता है कि तुम जब इधर से कूद रहे हो बहुत ही ऊपर से और तुम गिर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम साउंड बैरियर को क्रॉस ना भी कर सको बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाए। ओके, तो कोई वो नहीं, हम लोग फिक्स नहीं बोल सकते, प्रैक्टिकल करके या फिर कैलकुलेशन करके हम कर सकते हैं, जिसमें हम एडवांस कैलकुलेशन करना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस का भी। ओके, तो अभी के लेवल पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि भाई 4.5 किलोमीटर से कूद जाओ वैक्यूम में तो साउंड बैरियर क्रॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ओके, चलो, और कुछ डाउट किसी को? ओके, चलो, बाय बाय।